हाइपोथायरॉयडिज्म यानी अंडर एक्टिव थायराइड जो करीब 10 में से एक व्यक्ति को अफेक्ट करता है। हाइपोथायरॉयडिज्म, डॉक्टर्स इस अंडर एक्टिव थायराइड कंडीशन को हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। तब होता है जब थायराइड ग्लैंड पर्याप्त थायराइड हार्मोन नहीं बनाता। इससे बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जो एनर्जी, वेट, टेम्परेचर रेगुलेशन और भी बहुत कुछ को अफेक्ट करता है। ये मेडिकल एडवाइस नहीं है, सिर्फ एजुकेशन के लिए है। एक अंडर एक्टिव थायराइड कई एवरीडे तरीकों से दिख सकता है। फटीग, पर्याप्त नींद के बावजूद लगातार थकान महसूस होना। वेट गेन, हैबिट्स में कोई चेंज ना होने के बावजूद बिना वजह वजन बढ़ना। कोल्ड इंटॉलरेंस, जब बाकी सब कंफर्टेबल हों तब भी ठंड महसूस होना। स्लगिशनेस, धीमी थिंकिंग, ड्राई स्किन और कॉन्स्टिपेशन। हाइपोथायरॉयडिज्म हर किसी में एक जैसा नहीं दिखता। यहाँ बताया गया है कि यह कैसे प्रेजेंट हो सकता है। ओवर्ट हाइपोथायरॉयडिज्म, साफ तौर पर लो थायराइड हार्मोन, एलिवेटेड TSH और सिम्टम्स के साथ। सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म, माइल्डली एलिवेटेड TSH लेकिन नॉर्मल थायराइड हार्मोन लेवल्स, अक्सर कम सिम्टम्स के साथ। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड ग्लैंड खुद पर्याप्त हार्मोन बनाने में फेल हो जाता है। यह सबसे कॉमन पैटर्न है। सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म, पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड को सही सिग्नल देने में फेल हो जाता है। यह काफी रेयर है। हाइपोथायरॉयडिज्म की बढ़ोतरी से लगातार कई कारक जुड़े हुए हैं। यहाँ प्रमुख कारण दिए गए हैं जिन्हें पूरे विशेषज्ञों की सहमति प्राप्त है। गर्भावस्था थायराइड पर काफी दबाव डालती है और विशेषज्ञ सर्वसम्मति से इसे एक प्रमुख ट्रिगर मानते हैं। यह संबंध व्यापक रूप से चर्चा में रहता है और 47 सार्वजनिक लेखों में इसका उल्लेख मिलता है। हशीमोटोस थायरॉयडाइटिस, जो एक ऑटो इम्यून स्थिति है, को सर्वसम्मति से एक प्रमुख कारण माना जाता है। फिर भी यह आश्चर्यजनक रूप से कम कवर किया गया है और केवल 14 सार्वजनिक लेखों में इसका उल्लेख है। मोटापे को भी सर्वसम्मति से एक योगदान देने वाला कारक माना जाता है, जिस संबंध की चर्चा 26 सार्वजनिक लेखों में की गई है। इयोडीन की कमी, जो थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए आवश्यक है, को सर्वसम्मति से एक कारण माना गया है और यह अच्छी तरह से प्रलेखित है, जो 50 सार्वजनिक लेखों में दिखाई देती है। विटामिन डी की डिफिशियंसी इस सूची को पूरा करती है, जिसे विशेषज्ञों की पूरी सहमति प्राप्त है। हालांकि यह चौंकाने वाली रूप से कम चर्चा में रही है और केवल एक सार्वजनिक लेख में इसका उल्लेख मिलता है। डॉक्टर्स हाइपोथायरॉयडिज्म को इस तरह कंफर्म करते हैं। TSH ब्लड टेस्ट, ये मेन फर्स्ट लाइन टेस्ट है। एलिवेटेड TSH अंडर एक्टिव थायराइड की तरफ इशारा करता है। फ्री T4 टेस्ट एक्चुअल सर्कुलेटिंग थायराइड हार्मोन लेवल्स को मेजर करता है। थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट हशीमोटोस थायरॉयडाइटिस जैसे ऑटो इम्यून कॉजेस को चेक करता है। क्लिनिकल हिस्ट्री एंड एग्जाम, सिम्टम्स, फैमिली हिस्ट्री और फिजिकल साइंस डायग्नोसिस में गाइड करते हैं। न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग, इन्फेंट्स में कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म को जल्दी पकड़ने के लिए रूटीन टेस्टिंग। जब हाइपोथायरॉयडिज्म के प्रबंधन की बात आती है तो एक उपचार स्पष्ट रूप से आधार के रूप में खड़ा है, जिसे अतिरिक्त विकल्पों का समर्थन प्राप्त है जो और अधिक लाभ प्रदान कर सकते हैं। लेवोथायरोक्सिन हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए मानक निश्चायक उपचार है। ये एक सिंथेटिक थायराइड हार्मोन है जिसे 266 विशेषज्ञों का समर्थन प्राप्त है, जिनमें से 44 इसे मजबूत मानते हैं। सिलीनियम हाशिमोटोस डिजीज में थायराइड एंटीबॉडीज को कम करने में मदद कर सकता है। इसे हार्मोन थेरेपी के एक उपयोगी सहायक के रूप में देखा जाता है, न कि इसके विकल्प के रूप में। इसे 42 विशेषज्ञों का समर्थन प्राप्त है, जिनमें से 20 इसे मजबूत मानते हैं। विटामिन डी उस डिफिशियंसी को ठीक करने में मदद करता है जो थायराइड रोग में आम है और यह मुख्य उपचार के साथ सहायक लाभ प्रदान करता है। इसे 20 विशेषज्ञों का समर्थन प्राप्त है, जिनमें से 8 इसे मजबूत मानते हैं। कुछ फैक्टर्स पहले से हाइपोथायरॉयडिज्म की टेंडेंसी रखने वाले लोगों में थायराइड बैलेंस को बिगाड़ सकते हैं। डोसेस मिस होना, प्रेगनेंसी, आयोडाइन में चेंजेस, दूसरी इलनेस मेडिकेशन, इंटरैक्शंस, ये पहले से हाइपोथायरॉयडिज्म की टेंडेंसी रखने वाले लोगों में हार्मोन बैलेंस शिफ्ट कर सकते हैं। मेडिकेशन के अलावा एवरीडे हैबिट्स भी हेल्थी थायराइड बैलेंस को मीनिंगफुली सपोर्ट कर सकती है। चलिए देखते हैं कि असल में क्या मदद करता है।
फिजिकल एक्टिविटी, रेगुलरली मूव करना आपके मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने और वेट को हेल्थियर रेंज में रखने में मदद करता है, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म नेचुरली मेटाबॉलिक रेट को स्लो कर देता है। इसे 261 स्टडीज सपोर्ट करती हैं, जिनमें से 32 स्ट्रॉन्ग हैं। हेल्थी ईटिंग, होल फूड से भरपूर बैलेंस्ड डाइट ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ को सपोर्ट करती है और बॉडी को एनर्जी एफिशिएंटली यूज करने में मदद करती है, भले ही थायराइड हार्मोन लो हो। 69 स्टडीज इसे सपोर्ट करती हैं, जिनमें से 5 स्ट्रॉन्ग मानी जाती हैं। वेट लॉस, जिनका एक्स्ट्रा वेट है उनके लिए ग्रेजुअल वेट लॉस मेटाबॉलिज्म पर पड़ने वाले एक्स्ट्रा स्ट्रेन को कम कर सकता है, जो अक्सर थायराइड और रिलेटेड मेटाबॉलिक इश्यूज के साथ आता है। 64 स्टडीज इसे सपोर्ट करती हैं, जिनमें से 6 स्ट्रॉन्ग हैं। ब्रेस्ट फीडिंग, रिसर्च ने ब्रेस्ट फीडिंग को पोस्टपार्टम विमेन में थायराइड रिलेटेड आउटकम्स के साथ स्टडीड मेटाबॉलिक बेनिफिट्स से जोड़ा है। ये 106 स्टडीज से आता है, जिनमें से 8 स्ट्रॉन्ग हैं। लाइफस्टाइल हैबिट्स सपोर्ट करती हैं, लेकिन थायराइड हार्मोन ट्रीटमेंट की जगह नहीं लेती। एक नया एरिया स्टैंडर्ड केयर के साथ एक्सप्लोर किया जा रहा है, हालांकि एविडेंस अभी अर्ली स्टेज में है। फोलेट, इस बी विटामिन को थायराइड रिलेटेड हेल्थ में पॉसिबल रोल के लिए स्टडी किया जा रहा है, लेकिन एविडेंस अभी लिमिटेड है। सिर्फ 5 स्टडीज से लिया गया है, जिनमें से कोई भी अभी स्ट्रॉन्ग रेटेड नहीं है। यह मेन ट्रीटमेंट्स की तुलना में नया, कम एस्टैब्लिश्ड एविडेंस है, ज्यादा से ज्यादा सपोर्टिव है, थायराइड हार्मोन थेरेपी का रिप्लेसमेंट नहीं। रिसर्च कुछ प्रॉमिसिंग डायरेक्शंस में आगे बढ़ती जा रही है। नए लेवोथायरोक्सिन फॉर्मुलेशंस, जिनमें लिक्विड और जील फॉर्म्स शामिल हैं, जिनका मकसद ज्यादा कंसिस्टेंट अब्जॉर्प्शन देना है। प्रेगनेंसी के दौरान स्क्रीनिंग अप्रोचेस को रिफाइन करना, ताकि थायराइड चेंजेस को जल्दी पकड़कर मैनेज किया जा सके। ये एरियाज अभी भी डेवलपिंग हैं, लेकिन आगे ज्यादा पर्सनलाइज्ड केयर की तरफ इशारा करते हैं। चलिए हाइपोथायरॉयडिज्म से जुड़ी कुछ कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करते हैं। मिथ, हाइपोथायरॉयडिज्म हमेशा मेजर वेट गेन करता है। फैक्ट, वेट चेंजेस अक्सर मॉडेस्ट होते हैं। बड़े वेट स्विंग्स में आमतौर पर दूसरे फैक्टर्स भी शामिल होते हैं। मिथ, सिर्फ डाइट ही थायराइड प्रॉब्लम्स का कारण बनती है। फैक्ट, एज, ऑटो इम्यून कंडीशंस और सर्जरी सबसे ज्यादा एविडेंस बैक्ड कॉजेज में से हैं। मिथ, आप हाइपोथायरॉयडिज्म को सिर्फ सप्लीमेंट से ठीक कर सकते हैं। फैक्ट, लेवोथायरोक्सिन ही स्टैंडर्ड सबसे वेल एविडेंस ट्रीटमेंट है। मिथ, सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म को हमेशा ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। फैक्ट, कई माइल्ड केसेस को इमीडिएटली ट्रीट करने के बजाय मॉनिटर किया जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म को एक बड़े और बढ़ते हुए रिसर्च के बॉडी का सपोर्ट है। कुल मिलाकर लगभग 7,300 साइंटिफिक स्टडीज, इनमें से 4,100 से ज्यादा क्लिनिकल स्टडीज और 175 रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स। हाइपोथायरॉयडिज्म पर रिसर्च 2010 के बाद से काफी बढ़ी है, जो करीब 300 स्टडीज प्रति वर्ष से बढ़कर 2025 तक 600 से भी ज्यादा स्टडीज के पीक तक पहुंच गई। इस दौरान फोकस काफी कंसिस्टेंट रहा है। लेवोथायरोक्सिन और थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट 2013, 2018, 2023 और 2025 में कॉन्वर्सेशन पर हावी रहे, और साथ ही प्रेगनेंसी रिलेटेड केयर भी पिक्चर में आती गई। 2026 के लिए दिखाई गई शार्प ड्रॉप असली डिक्लाइन नहीं है, ये एक पार्शियल ईयर है, जिसका डेटा अभी कलेक्ट हो रहा है, इसलिए जैसे जैसे और स्टडीज आएंगी ये फाइनल नंबर बढ़ता रहेगा। हाइपोथायरॉयडिज्म कॉमन है, अच्छी तरह समझी जाती है और मैनेजेबल है। सही डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और एवरीडे हैबिट्स के साथ ज्यादातर लोग फिर से खुद जैसा महसूस करने लगते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है, मेडिकल एडवाइस नहीं। अपनी केयर के बारे में हमेशा अपने डॉक्टर से बात करें।